नमस्कार साथियों, आज 44वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे और ये 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है। सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके जब ऊर्जा जारी की जाती है तो यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा उत्पादन कहलाती है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, जैसे प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से और किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसे विद्युत जनित्र चलाकर। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपूर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस विधि से कपूर नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को भी अलग करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ एवं पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया जल, प्रकाश, वर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1886 ईस्वी में C.A. विंक नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। जर्मेनियम का गलनांक 938.3 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 277.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार इसका आंसर जर्मेनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक जिम्मेवार होते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल प्रोटीन होती है। कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रकार इसका आंसर एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग होता है। यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगर हैंक्स की द्वीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्रवण से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है और अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका आंसर इंसुलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म यानी स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह क्या है? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों यानी साइट्रस पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। यह नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर जैसे खट्टे फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस की क्रिया मानव शरीर में किडनी या वृक्क में संपन्न होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में यूरिया या यूरिक अम्ल को अलग कर शुद्ध खून को पूरे शरीर में संचारित करता है। इसका आंसर डायलिसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन एवं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। टरबाइन को जल की धारा की मदद से चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। इस प्रकार इसका आंसर मैकेनिकल ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? सामान्यतः उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए पढ़ने वाले लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, उत्तल और अवतल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा नामक धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में पारा के अतिरिक्त लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। इनका
इसका प्रयोग थर्मामीटर में, अमलगम बनाने में तथा सिंदूर निर्माण में भी किया जाता है। तो इसका आंसर पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह पारदर्शक, रंगीन और विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ कहते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। वायुमंडल दाब पर यह 78 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सूखा बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा का कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है, जो ग्लिसरॉल से मुक्त होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, वनस्पति तेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? तो खाना पकाने की गैस अर्थात एलपीजी, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है, परंतु ईंधन गैस के रूप में मीथेन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सा है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 72% होता है। इसके अतिरिक्त सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती है, जिसके फलस्वरूप आंख एवं नाक में जलन तथा श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो वाहनों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य चिकित्सा के समय एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। एनेस्थीसिया का प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया का प्रयोग विलियम मोल्टन ने डाई एथिल ईथर के रूप में किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में किया जाता है। यह सोडियम क्लोराइड नमक के चट्टानों में तथा खारे पानी के समुद्र में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह जल में विलय होता है। इस प्रकार इसका आंसर सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो विद्युत बल्बों में रोशनी पैदा करने के लिए टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। इस धातु की खोज वर्ष 1783 में WR ब्रदर्स ने की। इस धातु का गलनांक 3420 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 5860 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार इसका आंसर टंगस्टन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? बिहार में कोयला और लोहा के पर्याप्त भंडार थे, परंतु बिहार विभाजन के पश्चात ये सारे क्षेत्र झारखंड में चले गए। तो इसका आंसर लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में बृहद पैमाने पर पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को काली या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 22, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है, जो 25 करोड़ वर्ष पुराना है। कोरबा में ताप विद्युत गृह भी है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति इसी कोल भंडार से की जाती है। तो इस प्रकार आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गद्दी लोक निवासी कहाँ का है? गड्डी और गुड्डी कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत श्रेणी पर गद्दी नामक जनजातिया का निवास स्थान है। यह आदिम जनजाति जलवासी पशुपालक है। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था।
भारत में प्रथम बार रेल परिचालन वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के बीच किया गया। इस रेल मार्ग की लंबाई 32 किलोमीटर थी। तो इसका आंसर 1853 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल भूटान से होती है, जहां से वह प्रवाहित होती हुई भारत की ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसका जनसंख्या घनत्व 1102 है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 1028, केरला 860 और उत्तर प्रदेश 829 है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी है। यह नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वाराणसी, जिसका क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 31,000। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला शहर वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद पटना, कानपुर है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर कानपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के डैश प्रतिशत के बराबर है? तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 31.2% है, जो 2001 की तुलना में 3.4% अधिक है। इस प्रकार इसका आंसर 31.86% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक बांध बनाया गया है, जिसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इस नहर से सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिलों को जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गंडक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं? मलक्का जल संधि हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। यह जल संधि इंडोनेशिया और मलय प्रायद्वीप को जोड़ती है। यह जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर जाने का मार्ग प्रदान करती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वाशिंगटन में वर्ष 1884 में किया गया। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता दी गई। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरता है। तो इसका आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किलिमंजारो है एक क्या? किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका के केन्या एवं तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यह एक मृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो वर्ष 2000 से 2001 के अकॉर्डिंग अगर कहिएगा तो बिहार में तत्कालिक साक्षरता दर 37.25% थी, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 42% हुई। और वर्तमान समय में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर बढ़कर 61.8% हो गई। तो इस प्रकार बिहार में साक्षरता प्रतिशत, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग 37.25% उस वक्त की बात हो रही है, लेकिन अभी 2011 की बात कहिएगा तो 61.8% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है? तो भारत में सबसे अधिक नदी पथ
परिवर्तन के लिए कोसी नदी विख्यात है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। बिहार में तबाही लाने के कारण इसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो कोसी नदी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, पट अंचल अवस्थित है कहाँ? तो पट प्रदेश झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची शहर पट के पठार पर ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। यहाँ लगभग 22 लाख किसान कपास के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। इसके बाद क्रमशः गुजरात 14 लाख, आंध्र 8 लाख आदि है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? अविभाजित बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 45.85% 79,714 किलोमीटर भाग को अलग करके एक नए राज्य झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। तो इसका आंसर 45.85% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भारत की नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिला है, जो गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। वही सोन उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में समाहित हो जाती है। महानदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार इसका आंसर अमरकंटक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रायद्वीप अवस्थित है। पारादीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पारादीप पतन से लौह अयस्क एवं कोयला का निर्यात होता है। यह एक नदी एवं ज्वारीय पतन है। तो इसका आंसर उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जिला में अगर कहिएगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर गया हो जाएगा। ये सारा पटना, दरभंगा, गया, समस्तीपुर में गया सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया था। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। उड़ीसा के महानदी पर बनाया गया था। इसकी लंबाई 4.8 मीटर और ऊंचाई 28.9 मीटर है और इसका आंसर महानदी। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के दक्षिण क्षेत्र को काटकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, किंतु भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से पहला स्थान मिजोरम 90.868% है। इसके बाद लक्षद्वीप 84.56% है। तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है? गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक है। भारत में गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो विभाजन के बाद बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 86.371 मिलियन थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 10,38,04,637 है। ये 2011 का आंकड़ा बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? प्रश्न का यह आंकड़ा बिहार विभाजन से पूर्व का है और अभी की बात की जाए तो यह 10.47% है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून से होती है। यह जब बंगाल की खाड़ी को पार करता है तो उस समय यह आर्द्रता से युक्त हो जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, फिजी द्वीप अवस्थित है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। इसकी राजधानी सुवा है। यहाँ भारतीय मूल की जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 51, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1 अप्रैल 1912 को मिला। जब बिहार को उड़ीसा के साथ सम्मिलित कर एक संयुक्त प्रांत बनाया गया तो बिहार की राजधानी पटना है। तो इसका आंसर 1912। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसको चार कोलिकाथिक युग भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्नलिखित में से किसको चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को ही चाल कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण युग उस काल को कहा गया है जब मानव पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग करता था। सर्वप्रथम लगभग 5000 ईसा पूर्व में तांबे का प्रयोग किया गया। इस काल से संबंधित स्थान है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत। तो ताम्रपाषाण युग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालिक शासक नंद वंश का राजा घनानंद था। सिकंदर लगभग 335 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया का शासक बना। उसका भारतीय क्षेत्र में पदार्पण 326 ईसा पूर्व में हुआ। 325 ईसा पूर्व में वह वापस लौटा तथा 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद राजा घनानंद को मारकर 323 बीसी में मगध का सम्राट बना। तो इस प्रकार इसका आंसर घनानंद। क्वेश्चन नंबर 54 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। मौर्यों के समय पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश का शासनकाल 112 वर्षों तक रहा। तो शुंग वंश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मदमन की बात समान नहीं है। जैन धर्म बौद्ध धर्म के विपरीत आत्मा में विश्वास करता है। तो इसका आंसर आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? सूरत के नज़दीक स्थित सौली नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को 1612 में पराजित किया था। इसके बाद मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी। तो विलियम हॉकिंस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? यूरोप में ब्रिटेन एवं फ्रांस एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। इसी कारण से भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच कटुता व्याप्त रहती थी। 1740 ईस्वी में प्रारंभिक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से संबंधित युद्ध के प्रभाव स्वरूप भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी शुरू हुआ। सन 1748 ईस्वी में एला-सापला की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। तो इसका आंसर ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? सन 1786 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को विशेष व्यवस्था में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने तथा निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में से 1793 ईस्वी के बीच थे। तो 1786 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली के साथ आगा खां, मोहम्मद शफी, अली जिन्ना, फजलुल हक ने भाग लिया। तो इसका आंसर मौलाना मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 60,
क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? मौर्य शासक उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर उदयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर बिहार के देव औरंगाबाद जिला में स्थित है। यह मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो देव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? जापानियों के द्वारा राजगीर में कूट पर्वत नामक पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया। तो इसका आंसर राजगीर। 64 में है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इस संगीति का द्वारा बौद्ध ग्रंथों की रचना भी हुई। तो इसका आंसर राजगीर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। बंगाल में द्वैत शासन लागू होने के बाद दीवानी तथा निजामत का कार्य अलग अलग लोगों द्वारा देखा जाने लगा। दीवानी कार्य के लिए 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सीताब राय दीवान नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का निजामुद्दीन का शिष्य बनने को लेकर गयासुद्दीन एवं औलिया में मतभेद हो गया और इसी संदर्भ में औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, यानी हनूज दिल्ली दूरस्थ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने ही सर्वप्रथम हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान के रूप में अपने को स्थापित किया। बहलोल लोदी ने ही बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए। तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने राज्य पर अपना वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1504 ईस्वी में राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इसका आंसर सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था, को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध, देखिए इसका एक कोड है, बुध और शुक्र दोनों हैं निपुत्र, यानी दोनों के पास कोई पुत्र ही नहीं है। तो बुध, इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बुध हो जाएगा, हालांकि शुक्र भी रहता तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो न्यूफाउंडलैंड के लेब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर विश्व का सर्वाधिक सघन कुहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिश्रण स्थल होने के कारण यह विश्व का सर्वाधिक मत्स्य वाला क्षेत्र बन जाता है।
तो इसका आंसर है एक महासागरीय धारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कब स्थापना हुआ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पेट्रोलियम संसाधनों के विकास तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह देश की 5 महारत्न कंपनियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो वर्तमान ज्ञात तत्वों के अनुसार कुल 89 तारामंडल ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 64 तारे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर 89। क्वेश्चन नंबर 75 है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? तो शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि ग्रह की विशेषता इसके चारों ओर वलय का होना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं क्या? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जानते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 16 किलोमीटर लंबी है, तो सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 77 है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में अमेरिका की टेनिस घाटी योजना से प्रभावित होकर दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। इसे एक अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ मिलकर इसकी स्थापना की, तो 1948। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सर्वप्रथम शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सब इन्हीं को कहते हैं। इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? तो सर्वप्रथम अपर चक्र की संकल्पना डेविस ने दिया था। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1989 में किया था। डेविस के अनुसार भूदृश्य का विकास एक चक्र से होकर गुजरता है एवं इस चक्र का एक निश्चित विकास क्रम होता है। इस विकास क्रम की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। जर्मन भूगोलवेत्ता पेंक ने डेविस के अपवर्तन चक्र के सिद्धांत में परिवर्तन किया। इसके अनुसार भूदृश्य का निर्माण उत्थान की दर एवं कटाव की दर से निर्धारित होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर पेंक हो जाएगा।